सिख नहीं रहते हैं? कैसे सांप्रदायिक एजेंडा हो सकता है? किसको एड्रेस कर रहे हो आप पुट्टी साहब? किसको एड्रेस कर रहे हो आप? मुझे समझाइए तो जरा। जम्मू कश्मीर के लिए गया बनाया गया कानून कैसे सांप्रदायिक दिखेगा? क्या वहां पर सिर्फ मुसलमान रहते हैं? माइनॉरिटी को दबा रहे हो, माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी वहां जैन भी है, सिख भी है, और माइनॉरिटी कमीशन वहां स्वीकार न कर 370 ने माइनॉरिटी के साथ अन्याय किया है। आज वहां माइनॉरिटी कमीशन नहीं है और 370 के कारण नहीं है। कुट्टी साहब, आप भाषण यहां दे रहे थे, भाषण जम्मू कश्मीर के लिए दे रहे थे और एड्रेस कहीं और कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू को बांटना कंसेंट के अलावे ठीक नहीं। मैंने सुबह ही बहुत विस्तार से किस संविधान की किस धाराओं के तहत हमने किया है और ये अधिकार कहां से प्राप्त होता है सदन के सामने रखा है, इसलिए मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। शशि थरूर जी ने कहा कि सिक्योरिटी का चिंता हो रहा है। थरूर साहब, 1989 से लेकर आज तक 41,500 लोग मारे गए हैं, यही रास्ते पर मारे गए हैं। मैं आप सबको हृदय से पूछना चाहता हूं, अभी भी वही रास्ते पर चलना है? 41,900 लोग मारे गए, हम दूसरा रास्ता भी नहीं सोचेंगे? दूसरे रास्ते के शांति आए इसका प्रयास भी नहीं करेंगे? घाटी को लोगों की खुशहाली के लिए काम नहीं करेंगे? 70 साल इसी रास्ते पर चले जिसका आप आग्रह कर रहे हो। क्या परिणाम आया? मैं पूछना चाहता हूं, क्या परिणाम आया? 41,500 लोग, 500 से ज्यादा लोग मारे गए। कौन जिम्मेदार है? ये रास्ता नहीं है। मैं व्यक्ति का नाम नहीं देता, ये रास्ता जिम्मेदार नहीं है। कभी तो अलग हट के सोचना पड़ेगा। कब तक हम वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे? कब तक जो आइडियोलॉजी को हम स्वीकारते हैं वो आइडियोलॉजी के आधार पर ही हर चीज को सोचेंगे? देश हित की सोच करनी पड़ेगी, घाटी के युवाओं की सोच करनी पड़ेगी। लद्दाख क्षेत्र के मेरे एक युवा साथी ने आज बहुत जोश के साथ हमारे सांसद ने भाषण दिया, मैं उसको बधाई देना चाहता हूं। सारे ऐतिहासिक तथ्य लद्दाख की जनता के इनके सामने रखा, सदन के सामने रखा, देश के सामने रखा। इनकी भावनाओं को हम नहीं सुनेंगे। कब तक अनसुना करेंगे? बहुत लंबे समय तक अनसुना नहीं कर पाएंगे। ओवैसी साहब ने कहा कि सदन ऐतिहासिक भूल करने जा रहा है। ओवैसी साहब, ऐतिहासिक भूल करने नहीं जा रहे, ऐतिहासिक भूल को सुधारने जा रहे हैं। और इतिहास बताएगा कि भूल धारा 370 को डालना था या भूल धारा 370 को हटाना था। मुझे विश्वास है 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास होने वाला है वो देखकर घाटी की जनता भी कहेगी कि 370 का झुनझुना हमें जो पकड़ा दिया गया उसने हमारा बहुत अहित किया। उन्होंने भी नागा समझौते का रेफरेंस करा। उन्होंने कहा कि मैं मेरे आयरन फेस को बनाने के लिए सब एक्सरसाइज कर रहा हूं। मैं लोह पुरुष बनना नहीं चाहता। मेरा अस्तित्व एक छोटे से कार्यकर्ता का है और विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। वो मुझे बहुत पसंद है और मेरी पार्टी की परंपरा है। ऐसे फैसले व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, पार्टी की वोट बैंक के लिए या पार्टी को चुनाव के अंदर फायदा हो इसलिए नहीं लेते हैं। ऐसे फैसले देश का भला किसमें है वो देखकर लेते। ऐसे फैसले देश की सुरक्षा किसमें है वो देख कर लिया जाता है। ऐसे फैसले घाटी की जनता की भलाई किसमें है वो देख कर लिए जाते हैं। और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं मान्यवर कि ये सारे फैसले जो आज मैं लेकर सदन के सामने आया हूं वो घाटी की जनता की भलाई के लिए। आज पूरे दिन धारा 370 और 35A पर चर्चा चलती रही मान्यवर, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि धारा 370 से फायदा क्या होगा। अगर धारा 370 चालू रखनी है तो क्यों रखनी है तो बताते, तो घाटी को भी मालूम पड़ता कि भाई धारा 370 से हमें प्राप्त क्या होगा। मैंने धैर्यपूर्वक एक एक शब्द सुना है, सबके भाषण सुने,
किसी की भी आर्ग्यूमेंट में ये नहीं आया कि धारा 370 कैसे कश्मीर का कल्याण कर सकती है, कैसे घाटी के लोगों का कल्याण कर सकती है, कैसे लद्दाख और जम्मू का कल्याण कर सकती है, क्योंकि कर ही नहीं सकती तो आर्ग्यूमेंट कैसे आएंगे। मगर मैं हटाने आया हूं, हटाने का प्रस्ताव लेकर आया तो मैं बताता हूं धारा 370 जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए कैसे बाधक है। मान्यवर, धारा 370 जम्मू के लोकतंत्र के लिए बाधक है, जम्मू की गरीबी को बढ़ाने वाली है, जम्मू और कश्मीर के पर्यटन को रोकने वाली है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के विकास को रोकने वाली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आरोग्य की सुविधाओं से दूर रखने वाली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को शिक्षा से दूर रखने वाली है। ये धारा 370 महिला विरोधी है, ये धारा 370 दलित विरोधी है, ये धारा 370 आदिवासी विरोधी है और ये धारा 370 आतंकवाद का खाद और पानी दोनों है, जिससे कश्मीर की भूमि पर आतंकवाद का वृक्ष फैला है। मान्यवर, धारा 370 से क्या होता है? इस देश के कानून जम्मू कश्मीर में जाते हुए धारा 370 रोकती है। अगर सब कानून जो देश की जनता ने पारित किए हैं वो देश की भलाई के लिए किए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार ने करे हो, बीजेपी की सरकार ने करे हो या कोई अन्य सरकार ने करे हो, ये संसद जो कानून प्रसार करता है वो तो देश की रिक्वायरमेंट को समझकर, देश की जनता की भलाई को समझकर करता है। क्यों धारा 370 का उपयोग कर जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने, ये 3 परिवारों के लोगों ने साहब इतने सारे कानून स्वीकार नहीं किए। और कोई छोटी सूची नहीं है, 9 संविधान सुधार के साथ 106 कानूनों को जम्मू कश्मीर के अंदर आज हम लागू नहीं कर पाए हैं। वहां उसका अख्तियार नहीं है कानूनों का मान्यवर। और कानून कैसे हैं? बाल विवाह का कानून, भला छोटी बच्ची के साथ कोई शादी नहीं कर सकता, ये कैसे जम्मू कश्मीर के विरोधी कानून है? मान्यवर, देश भर के अंदर शादी की उम्र तय हो गई, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। कितनी भी छोटी बच्ची हो, इससे आप शादी कर सकते हो। ये किस जमाने के में जम्मू कश्मीर को हम डाल रहे हैं? जो धारा 370 को जो रखना चाहते हैं वो जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि बाल विवाह का आप समर्थन करें, बाल विवाह का समर्थन। मान्यवर, मेरी बात लंबी है, भी मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मान्यवर, अरे वो छोड़ो ना भाई, मैं बाल विवाह की बात कर रहा हूं। मान्यवर, मुझे बोलने देना चाहिए, मैंने सबको धैर्य से सुना है। मान्यवर, रविशंकर जी प्लीज। मान्यवर, दूसरा कानून नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, क्यों नहीं पहुंचाना? वहां सिख रहते हैं, जैन भाई रहते हैं, लद्दाख पूरा बौद्ध धर्म मतावलंबियों से भरा हुआ है, क्यों ये माइनॉरिटी कमीशन नहीं बनाना? मान्यवर, दूसरा कानून मान्यवर बाल विवाह, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, देखो जितना टोकोगे हर बार मैं लिस्ट पढ़ूंगा और देश की जनता सुनेगी, इसलिए मुझे बोल लेने दो, फास्ट कुछ सुनने में निकल जाएगा। मगर हम सब ले रहे हैं अब हम सब ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी,
उसके बाद राइट टू एजुकेशन, 6 और 14 साल के बच्चों को पढ़ने का अधिकार इस देश की संसद ने दिया है और देश भर को यह अधिकार है कि बच्चे का अधिकार है राज्य से मांग करे, मैं जब तक 14 साल का होता हूं मेरे शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था करें। मसूदी साहब बता रहे थे कि वहां स्कूलें हैं, अच्छा काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं मान्यवर, पढ़ाई लिखाई हो रही है और पढ़ाई लिखाई का मेरा अधिकार है। 2 चीजों में मूलभूत अंतर है। देश के सभी बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को अधिकार है, जम्मू कश्मीर के बच्चों को नहीं। ये 370 में मान्यवर नेशनल काउंसिल फॉर, अब बैठ रहे मसूरी साहब, नहीं बचाव कर पाओगे, कुछ नहीं है, खोखला है सब। मान्यवर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अब मैं पूछना चाहता हूं जो 370 बचाना चाहते हैं, टीचरों को ढंग से बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें क्या आपत्ति थी, क्यों नहीं स्वीकार करा? ये 370 रोक कर बैठी है मान्यवर। इसके बाद में लैंड एक्विजिशन लैंड, वो भी स्वीकार नहीं हुआ। मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, दिव्यांगों के लिए और बाकी सारी व्यवस्थाओं के लिए एक कानून बना, मगर वहां पर नहीं स्वीकार किया। बूढ़ों के लिए बनाया हमने, जो वरिष्ठ नागरिक है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट बनाया, उसको भी स्वीकार नहीं किया मान्यवर। और इसमें किसकी बुराई थी, कोई बता दे मुझे। ये धारा 370 ने क्या किया? कभी डेप्थ में गए हो? डेप्थ में गए हो मान्यवर? में जो कटार लिखते हैं उनको भी सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, कभी इसके परिणामों के बारे में विचार किया है कि हमने क्या गत कर दी है घाटी की, जम्मू कश्मीर के नागरिकों की? कितने सारे अधिकारों से उनको वंचित रखा है मान्यवर। सीनियर सिटीजन एक्ट मैंने कह दिया, डिलिमिटेशन, देश भर में डिलिमिटेशन हुआ, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन नहीं होगा। कितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आबादी बढ़ जाए, आप एक ही जनप्रतिनिधि मिलेगा, क्यों बोला? देश भर में बढ़ती आबादी के अनुपात में जनप्रतिनिधि मिले, क्षेत्र का बंटवारा हुआ, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरी वोट बैंक हट हो रही है। अब ऐसा नहीं चलेगा मान्यवर, अब ऐसा नहीं चलेगा। एक कलम हटते ही वहां पर सब धाराएं लागू हो गई मान्यवर। इसके बाद में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया। कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता है तो कोई व्यक्ति अगर उसकी सूचना तंत्र को देता है तो उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। यहां कांग्रेस पार्टी बड़े जोर जोर से इसकी प्रशंसा करती थी, मगर वहां नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां 3 परिवारों का शासन है, भ्रष्टाचार पनपता रहे, हमें कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को कि चिंता 370 की नहीं है। वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो मोदी जी के शासन के अंदर, राष्ट्रपति शासन के अंदर शुरू हुआ और कुछ फाइलें खुली हैं, इसकी चिंता है। इसके कारण 370 के लिए हो हल्ला हो रहा है। जम्मू कश्मीर बैंक में जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर आया, चेहरे पर पसीने आने लगे, ठंड में पसीने आने लगे। क्यों बोला? हमें कोई चिंता नहीं है, हम पक्ष में रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं, एसीबी देश में हर जगह पे है मान्यवर। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी देश में सब जगह है। वहां के वाल्मीकि भाइयों के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए एक कमीशन हम नहीं बनाया, नहीं स्वीकार किया। क्यों? कारण क्या? कारण एक ही है कि जो चलता है वो चलने दो, हम धारा 370 का प्रोटेक्शन हमें है। मगर आज ये प्रोटेक्शन चले जाने वाला है। सभी सफाई कर्मचारियों को देश के समान न्याय मान्यवर। ट्राइबल्स के लिए रिजर्वेशन, दलितों के लिए रिजर्वेशन, मैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, वहां नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो 370 को बचाना चाहती है, दलित और ट्राइबल रिजर्वेशन का आप विरोध कर रहे हो क्या? देश भर के अंदर दलित और ट्राइबल भाइयों को रिजर्वेशन मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए?
जो 370 की एडवोकेसी करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप किसके पक्ष में खड़े हो। मान्यवर, इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति प्रिवेंशन एक्ट की तरह ही द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्टर्स एक्ट जो बना है, जो वन के अंदर काम करते हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने एक्ट बनाया है सर। उनके आरोग्य के लिए, उनको उचित उनके श्रम का पारितोषिक मिले इसके लिए, मगर वो एक्ट भी वहां नहीं। मेरे गुर्जर भाई पहाड़ियों पर घूमते रहते हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। धारा 370 बचाने वाले वो भी कर रहे हैं, वो जरा याद रखिए, जनता को हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। यहां तो मैंडेट के आधार पर बोलते हो, जब जनता में जाओगे तब ये जनता सब हिसाब मांगने वाली है मान्यवर। और बहुत सारे सेंट्रल एक्ट थे मान्यवर, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के विकास को रोका गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई को रोका है। और सबसे बड़ी बात, 370 का उपयोग कर कर जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र का गला घोटा गया है। 70 साल तक ये 3 परिवारों ने अपनी पकड़ बनाई जम्मू कश्मीर पर। 73 और 74वां संशोधन जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं आए? कौन लेकर आया था? स्वर्गीय राजीव गांधी लेकर आए थे, मगर फिर भी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वोट बैंक वहां हट हो रही है। साहब, आज मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति को। राष्ट्रपति शासन आते ही हमने वहां पर पंचायत चुना और कुछ विधायक, कुछ सांसद, और वो भी क्या, विधायक सांसद भी क्या, ये 3 परिवारों के साथ पावर था। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 पंच सरपंच अपने गांव का विकास का खाका खुद खींच रहे हैं, उनके पास अधिकार है। और 3500 करोड़ रुपया पंच सरपंचों को डायरेक्ट भेजने का काम, आरटीजीएस से भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मान्यवर, ढेर सारी चीजें हैं, मैं बताता हूं लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार से इनको रोका है। मान्यवर, गरीबी की बात करते हैं। मान्यवर, ये जो अपने आप को 370 से प्रोटेक्ट कर दिया, जनता को 370 से गुमराह करते रहे, 3 परिवार ही चुनकर आते रहे। कब सुनना है तो मैं बता देता हूं, बाद में आप मुझे रोकना मत। छोड़िए, मैं औचित्य भंग करना नहीं चाहता, और बताऊंगा तो आपको तिलमिलाहट हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, भाई पूरा देश जानता है कौन 3 परिवार है। आप नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, पूरे देश की भाई सब जानते हैं या नहीं जानते हैं? सब जानते हैं कौन 3 परिवार है। मान्यवर, 370 और 35 से जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। पूरा पैसा जो जनता के कल्याण के लिए गया, वहां पर इतना विकास नहीं हुआ जितना विकास होना चाहता था। अभी सब लोग कहेंगे 370 की एडवोकेसी करने वाले कि डेवलपमेंट हुआ है। मैं आंकड़े देना चाहता हूं मान्यवर, 2004 से 2019 तक 2,77,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है, मगर जम्मू के गांव में जाकर देखिए स्थिति क्या है। गांव में जाकर देखिए कितनी गुर्बत है, कितनी गरीबी है, कहां गया है पैसा। ये 370 का उपयोग कर कर एक शेल्टर बनाकर अथाह भ्रष्टाचार करने का काम वहां के सियासतदानों ने किया। मान्यवर, 2011-12 में भारत में प्रति व्यक्ति भारत सरकार ने 3,683 रुपया एवरेज भेजा, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आ जाता है, मगर एवरेज निकाले तो 3,683 प्रति व्यक्ति, 3,683 करोड़ नहीं, 3,683। जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति 14,255 करोड़ रुपया भेजा, मगर वहां विकास नहीं हुआ। माने 2017-18 में 8,227 करोड़ रुपया भेजा, और अब
जम्मू कश्मीर में 2017-18 में 27,358 करोड़ रुपया भेजा है। अब जाकर जब राष्ट्रपति शासन आया है तो उनके नसीब में गैस भी आया है, बिजली भी आई है, शौचालय भी आया है, गांव के रोड भी बन रहे हैं और सरपंच और पंच बैठकर गांव के विकास का खाता। इसके लिए उनको 370 नहीं हटानी है मान्यवर, मगर मैं इसके साथ सहमत नहीं सोचता। बेटियों की बात करते थे, महिलाओं की बात करते थे। जम्मू कश्मीर की बेटी अगर कोई भारतीय से शादी करती है मान्यवर, तो उसके बच्चों को अधिकार नहीं है जम्मू कश्मीर के नागरिक बनने का, वहां संपत्ति लेने का। क्यों? क्या गुनाह है उसका? एक ही देश के अंदर 370 का उपयोग कर कर बेटियों को कहां शादी करनी है इसके लिए बाध्य करोगे? कैसे कर सकते हैं आप? देश आगे बढ़ चुका है, अब ऐसा नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर की बेटी कहीं पर भी शादी करे, उसके बेटे बेटियों को अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार से मिल जाए। मान्यवर, आतंकवाद को एक अलग फिलॉसफी से देखने वाले लोगों ने आतंकवाद को बढ़ोतरी करी। बहन सुप्रिया बहन मेरी बात से सहमत नहीं होगी, उन्होंने एक अलग थियरी रजू करी कि आतंकवाद का मूल गरीबी में है। सुप्रिया जी, गरीब देश का वफादार होता है, गरीब कभी भी हाथ में बहुत बढ़िया, बहुत मैं मान्यवर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों बढ़ा। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का अपप्रचार कर कर वहां पर अलगाववाद और बाकी सारी चीजों को, स्वायत्तता की मांग का जहर हर रोज घोला गया जनमानस में। लोगों को ऐसा लगा कि हमें इससे बहुत मिल जाएगा। क्या मिला? कोई हिसाब दे दे जम्मू कश्मीर की जनता को कि क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला गरीबी के अलावे। किसका भला हुआ? ये 3 परिवारों का भला हुआ और किसी का भला नहीं हुआ मान्यवर, ये 3 परिवारों का ही भला हुआ। मान्यवर, क्या मिला जम्मू कश्मीर की जनता को? मगर परिणाम क्या हुआ? 1988 के अंदर जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक की शुरुआत की। जरा सुनिए भाई, जनता को जवाब देने में काम में आएगा। 1988 में जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक की शुरुआत की। मान्यवर, 3 युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान ने सीधा युद्ध करना बंद कर परोक्ष रूप से युद्ध लड़ने की शुरुआत की। वो दस्तावेज के अंदर धारा 370 और 35 का जिक्र है। और जिक्र क्या है कि धारा 370 और 35 ऐसी है जिसके कारण अलगाववाद खड़ा करे तो जम्मू कश्मीर का युवा देश को, हमारे देश को, जम्मू कश्मीर को अस्थिर कर सकता है। और मान्यवर, इसका उदाहरण है कि पाक प्रेरित आतंकवादी संगठन तो चाहते हैं देश भर के अंदर आतंकवाद पनपे, बढ़े, फले, फूले। क्यों नहीं बाकी राज्यों में पला बढ़ा? वहां क्यों पड़ा? क्योंकि वहां अलगाववाद का मूल 370 के अंदर जनता के बीच में आरोपित करने का काम पाकिस्तान ने किया, इसको खाद और पानी देने का काम किया और 88 से आतंकवाद का एक बहुत बड़ा वहां पर तांडव शुरू हुआ और 89 से लेकर आज तक 41,000 लोग मारे गए हैं। मान्यवर, आज भी लड़ाई का अंत नहीं है। हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं मान्यवर कि 370 से जम्मू कश्मीर का और विशेषकर घाटी के युवाओं का भला नहीं हुआ है। आतंकवाद के रास्ते पर जो युवा गए सबको, मैं तो जिनके मन में अलगाववाद की भी भावना है या 370 के लिए भी जो लोग सोचते हैं कि हमारा कुछ छिन गया, मैं सबको विनम्र भाव से कहना चाहता हूं ये सदन का उपयोग कर कर कि आप हिसाब किताब तो करिए कि आपको 370 से क्या मिला। रोटी मिली, शिक्षा मिली, सुख सुविधा रोजगारी मिली, आरोग्य मिला, क्या मिला 370 से? क्यों झुनझुना पकड़े हुए हो? 370 ने हमेशा जम्मू कश्मीर को भारत के खिलाफ पाकिस्तान को उकसाने का मौका दिया और इसी के कारण आतंकवाद इतना बढ़ा मान्यवर और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। कौन जिम्मेदार है वो? आज उसके मूल में हम घा करने चले। हमें चेता रहे थे कि इतिहास कैसे लिखा जाएगा, इसकी चिंता करिए। मुझे मालूम नहीं है इतिहास कैसे लिखा जाएगा, मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूं, कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मगर इतना मालूम है
कि 370 का इतिहास लिखा गया है कि 370 के कारण जम्मू और कश्मीर के अंदर इतना आतंकवाद फैला है, 35A के कारण इतना आतंकवाद फैला है और 41,000 लोग मारे गए हैं। और मैं मानता हूं कि ये जो 370 है वो जाने से धीरे धीरे हम घाटी के सभी लोगों को अपने नजदीक ला पाएंगे। उनके मन के अंदर एक नई आशा, नया उमंग, वहां पर जो विकास होगा। मान्यवर, गरीबी कैसे बढ़ी? देश भर में आजादी के अंदर भूमि की कीमत जो थी उसमें कई गुना, सैकड़ों गुना बढ़ोतरी हुई, मगर जम्मू कश्मीर में नहीं हुई, क्योंकि खरीदारों को आपने लिमिटेड कर दिया। खरीदने वाला भी गरीब, बेचने वाला भी गरीब, कैसे करेंगे? देश भर के अंदर जमीनों की कीमत की वृद्धि हुई, भूमि की कीमत की वृद्धि जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुई। जब ये 370 हटेगी, वहां पर इंडस्ट्री जाएगी, वहां पर शिक्षा संस्थाएं जाएगी, वहां आरोग्य की संस्थाएं जाएगी, इंडस्ट्री जाएगी, रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो गरीबी हटेगी, उनकी भूमि की वैल्यू बढ़ेगी। और ये कह रहे हैं कि क्या होगा जम्मू कश्मीर का? सुप्रिया बेन चिंता करी थी वहां के पर्यावरण की, वहां की खूबसूरती की। पर्यावरण और खूबसूरती के लिए देश भर में कानून बने हैं सुप्रिया बेन, और 370 हटते ही वो सारे कानून वहां इंप्लीमेंट हो जाए। और वही कानून के तहत मान्यवर, वहां का पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और खूबसूरती भी अच्छी रहेगी। मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग था, है और रहेगा। इसको जरा भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मान्यवर, 370 पर कई बार चर्चा हुई, ये सदन में भी हुई, कई सदस्यों ने उसका, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, मंत्री जी ने इंटरव्यू करते वक्त इसका उल्लेख भी करा। 370 पर जब चर्चा हुई तब मधु लिमय, राम मनोहर लोहिया, इंदर मल्होत्रा, श्री समनानी, अब्दुल गनी जो कांग्रेस के संसद सदस्य थे, गोपाल दत्त मेंगी, श्यामलाल सराफ, अटल जी तो थे ही थे। ये अटल जी का दावा दे रहे थे कि भाई अटल जी की कश्मीर पर, अटल जी पूरा जीवन 370 के खिलाफ लड़े हैं और अपने जीवन में 4.5 महीना 370 के खिलाफत करते हुए, सत्याग्रह करते हुए जेल में रहे। वो जेल में रहे। और अटल जी की जब सरकार बनी तब भी कहा था मेरे पास फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, मैं धारा 370 को नहीं हटाऊंगा। और देखिए विधाता की विधि का कमाल, देखिए अटल जी की ही पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला और आज 370। मान्यवर, सेक्युलरिज्म की जो बात करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या मधुली में सेक्युलर नहीं थे? मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, क्या लोहिया जी सेक्युलर नहीं थे? क्या कहेंगे आप लोहिया जी के लिए? लोहिया जी ने 2.5 घंटा लंबा भाषण इसी सदन में यहां बैठकर खड़े होकर कहा है कि 370 भारत और कश्मीर को अलग करने वाली अनुच्छेद है, उसको तत्काल निकाल देना चाहिए, क्षण की भी देनी। नेताजी भी बैठे हैं। मान्यवर अब्दुल गनी जी सेक्युलर नहीं थे। इसका धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई लेन देन नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर सभी धर्मों के बासिंदे बसते हैं और ये सभी को ये लागू पड़ने वाला है, किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान से ढेर सारे शरणार्थी यहाँ हैं। कच्छ में भी आए, हमारे यहाँ गुजरात में भी आए, पंजाब में भी आए, दिल्ली में भी ढेर सारे शरणार्थी बसे जो पाकिस्तान से आए। मैं 2 शरणार्थियों का नाम बोलना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंदर कुमार गुजराल। 2 जम्मू कश्मीर नहीं गए, पंजाब गए, तो आज वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए। जो जम्मू कश्मीर गए हैं उनको वोटिंग राइट भी नहीं है। अडवाणी जी पहले आ गए थे, अडवाणी जी भी पहले आ गए थे, मगर वो भी आए होते और जम्मू कश्मीर न गए होते तो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार मिलता ही मिलता। आज ये दो हमारे देश के बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो जम्मू कश्मीर नहीं गए थे। मान्यवर, वो पंजाब गए और जम्मू कश्मीर में जो गए वो काउंसिलर भी नहीं बन पाए क्योंकि उनको वोट का अधिकार नहीं।
ह्यूमन राइट की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, इतने साल से 20 लाख से ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिला है, उनका ह्यूमन राइट नहीं है क्या? ह्यूमन राइट की बात करने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, सारा सूफी संप्रदाय उखाड़कर जम्मू कश्मीर से फेंक दिया, ये सूफी संप्रदाय का कोई ह्यूमन राइट नहीं था? लाखों कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर निकल गए, उनका ह्यूमन राइट नहीं था क्या? 370 कौन से ह्यूमन राइट की खेर खवा है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो 370 का समर्थन करते हैं वो दलित विरोधी है, ट्राइबल विरोधी है, महिला विरोधी है, विकास विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, और जो 370 का समर्थन करते हैं वो आतंकवाद, गरीबी, शोषण और अशिक्षा का समर्थन करते हैं। मैं और मेरे नेता नरेंद्र मोदी की सरकार इसका समर्थन नहीं कर सकती। मैं सदन को कहना चाहता हूं कि आइए फिर से एक बार सोचें, बहुत चल दिए वो रास्ते पर, वो रास्ता हमारे लिए मुबारक नहीं है। वो रास्ते पर 40,000 लोग जान गंवा बैठे, 41,000 लोग जान गंवा बैठे। वो रास्ता छोड़े, मोदी जी और ये सरकार जो नया रास्ता लेकर आई है, इसके रास्ते पर आगे बढ़े और घाटी, लद्दाख और जम्मू तीनों की जनता को आजादी के बाद जैसे सब प्रदेश के अंदर विकास हुआ है, सब प्रदेश के अंदर संपत्ति बढ़ी है, उनको भी वो अधिकार दे और साथ अर्थ में भारत के साथ जुड़ने का मौका दे। माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज। सर, ये 1 सेकंड के लिए। सर 1 मिनट सर, ये हमारे पार्टी की तरफ से सर जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुई थी सर, उस समय डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और टेलीकम्युनिकेशन ये छोड़ के सारे चीज पे सूबों की सरकार की अधिकार था। लेकिन केंद्र की सरकार धीरे धीरे मान लीजिए कि 90% अधिकार केंद्र की कब्जे में ले लिया। तो ये सरकार अगर चाहते थे तो बाकी जिन विषय पे कहते हैं कि हमारे दिक्कत आते थे वो अपने कब्जे में ले सकते।